डिक्रीज। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि ह्यूमन में कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और अभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग जानेंगे थाइमस के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि पीनियल क्या होता है, पिट्यूटरी क्या होता है, थायराइड और पैराथायराइड, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थाइमस के बारे में। देखो, जो थाइमस होता है बेसिकली, ये थाइमस दोनों लंग्स के बीच में है ना, दो फेफड़े होते हैं ना, लंग्स होते हैं बीच में, तो दोनों फेफड़ों के ठीक बीच में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। थाइमस के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही जाती है कि थाइमस जो होता है ना, ये बच्चों में इसकी साइज बड़ी होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे थाइमस की साइज छोटी होती जाती है। यानी बच्चों में थाइमस की साइज बड़ी होगी और बड़े लोगों में, बूढ़े लोगों में थाइमस की साइज छोटी होगी, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है। इसलिए थाइमस से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, जो इम्यून सिस्टम होती है, वो बड़े लोगों में कमजोर हो जाती है। तो देखो, थाइमस जो होता है ये दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, पहली बात। बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम कहते हैं ये जो हमारा रिब्स होते हैं ना, स्टर्नम बीच में होता है, तो स्टर्नम के ठीक पीछे एंड वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थाइमस कहाँ है, दोनों फेफड़ों के बीच में, बिहाइंड स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा। अब पूछा जाएगा कि थाइमस का मेन फंक्शन क्या होता है, थाइमस करता क्या है। तो थाइमस वर्क्स फॉर इम्यून सिस्टम, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको तुम कहते हो, उसके लिए ये काम करता है। एक्चुअली क्वेश्चन आएगा कि थाइमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थाइमस से जो हार्मोन निकलता है उसको हम बोलते हैं थाइमोसिन। थाइमस से निकलने वाले हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। और ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, ये बॉडी में टी लिम्फोसाइट पे काम करता है। ठीक है, ये वही लिम्फोसाइट है जिसपे एड्स का वायरस अटैक करता है, बहुत सारे वायरसेस अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर की सुरक्षा दिखता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है ना। तो टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो टी लिम्फोसाइट थाइमोसिन। हमारा जो टी लिम्फोसाइट है, ये बॉडी में जो थाइमस है वो दो तरह की इम्यूनिटी बनाता है, एक होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक होता है सीएमआई। सीएमआई यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, उसके पहले एक क्वेश्चन आता है। देखो, पेपर में एक क्वेश्चन आएगा कि जो ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उनमें थाइमोसिन का अमाउंट ज्यादा होता है या कम। तो पहली बात की ये कम होता है। अब इसका क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, तो मैंने पहले ही आपको बताया क्लास के स्टार्टिंग पे ही कि जैसे जैसे बड़े होंगे थाइमस की साइज छोटी होती जाएगी, है ना। तो बच्चों में थाइमस बड़ा है तो थाइमोसिन भी ज्यादा निकलेगा, और बड़े लोगों में थाइमस की साइज छोटी है तो थाइमोसिन भी कम निकलेगा, जिस वजह से इनकी बॉडी में जो सिस्टम है थाइमस वाला, वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो थाइमस होता है, ये थाइमस दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो जो बी लिम्फोसाइट होता है, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में बनाता है एंटीबॉडी। तो क्वेश्चन आएगा, एंटीबॉडी बनाने का काम किसका है, एंटीबॉडी बनाने का काम बी लिम्फोसाइट का है। कौन कौन सा एंटीबॉडी? आईजीए, है ना, आईजीजी, आईजीई, आईजीएम और आईजीडी। तो कुल मिलाकर के कई 5 तरह के एंटीबॉडी होते हैं। आईजीए, आईजीजी, आईजीई, आईजीएम और आईजीडी, ये इम्यूनोग्लोबिन कहलाते हैं, है ना। ये हमारे बॉडी के एंटीबॉडी हैं जो बॉडी को सुरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो ये जो सारे के सारे एंटीबॉडी हैं, ये हमारे ब्लड में काम करते हैं, खून में। इसलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसे कहते हैं।
तो जो इम्यूनिटी हमारे ब्लड में पाई जाती है उसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। अब होता क्या है कि भाई टी लिम्फोसाइट क्या करता है, टी लिम्फोसाइट हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट की। टी जो है वो हेल्पर है ना, जो बी को हेल्प करता है कि भाई तुम एंटीबॉडी बनाओ। लेकिन इसके अलावा टी का एक और फंक्शन है, टी लिम्फोसाइट सीएमआई जनरेट करता है। सीएमआई का मतलब ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सीएमआई मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का काम होता है कि ये बॉडी में सेल्स को पहचानता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ। ये चेक करता है कि हमारी बॉडी में कौन से सेल्फ और नॉन सेल्फ स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, तुम मान लो किसी जगह जाते हो या तुम्हारा स्कूल है, तो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है। कोई भी बाहरी बच्चा स्कूल में आकर के नहीं बैठ सकता, है ना। ठीक उसी तरह से ह्यूमन की बॉडी में भी सीएमआई जो है वो चेक करता रहता है कि कौन सी सेल अपनी है, कौन सी सेल अपनी नहीं है। तो उसमें अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कुछ भी ऐसा अगर बॉडी में अंदर आया हुआ है तो सीएमआई उसको चेक करेगा और तुरंत उसको किल कर देगा। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ना इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो कि उसकी ये प्रॉपर्टी खराब हो जाए और वो अपने ही सेल्स को फॉरेन बॉडी मान ले, है ना। तो कभी कभी इससे रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसमें ये रिकॉग्निशन की प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाती है और बॉडी अपनी ही सेल को नहीं पहचान पाती और अपनी ही सेल को फॉरेन बॉडी समझ करके किल कर देती है। और दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि जब किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जब किसी को ऑर्गन डोनेट करते हैं, तो जो नया ऑर्गन है उसको बॉडी पहचान नहीं पाती और कई बार बहुत मुश्किल से, मेहनत से जो ऑर्गन लगा है उसको फॉरेन माल करके तुरंत खराब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है नुकसानदेह है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके लिए इम्यूनो सप्रेसेंट का भी यूज करते हैं। अगर हम लोग आगे चलेंगे तो आगे हम लोग कुछ चीजों में सीखेंगे। एक इम्यूनो सप्रेसेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, उसका यूज करके कई बार इस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेरॉइड्स। देखो बहुत सारी चीजें हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हमारे बॉडी में जो थाइमस होता है वो थाइमोसिन हार्मोन पे काम करता है। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं एड्रीनल के बारे में। देखो एड्रीनल जो होता है ना, ये हमारी किडनी पे पाया जाता है। तो हम लोगों ने जब किडनी पढ़ी है तो आपको पढ़ाया गया था कि किडनी के ऊपर ये टोपी की तरह एक स्ट्रक्चर होता है ना। तो दो किडनी होंगे तो क्वेश्चन आएगा एड्रीनल कितना होता है भाई, 1 पेयर। क्यों भाई, क्योंकि अपने पास दो किडनी है, तो दो किडनी है तो एड्रीनल भी कितने होंगे, 2। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं और सारा क्वेश्चन इसी के अंदर से आने वाला है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए। अब अगर इस एड्रीनल को काटा जाए तो एड्रीनल में देखो दो पोर्शन दिखेगा, एक बीच का पोर्शन और एक बाहर का। तो जो बाहर का पोर्शन होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो बीच में पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं मेडुला। ठीक है, तो एड्रिनल के दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट होगा कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट क्या होगा, मेडुला। तो ये देखो बाहर वाला जो देख रहे हो ये वाला, ये कॉर्टेक्स का पोर्शन है, वो ये है, और अंदर का जो पोर्शन है वो मेडुला है, वो ये है। ठीक है, अब एक बात सीधा सीधा समझ लो, ये जितना भी केमिकल निकल रहा है कॉर्टेक्स से, एक एक करके सब समझेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। तो क्वेश्चन आएगा कि कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स कहां से निकलते हैं, बोलेंगे कॉर्टिकल पार्ट्स ऑफ द एड्रिनल, यानी कि कॉर्टेक्स से। और पूछेगा कि कैटिकोलामाइन कहां से निकलता है, कैटिकोलामाइन, वो बोलेंगे कि भाई मेडुला से निकलता है। तो जो मेडुला वाला पोर्शन है उससे जितना भी केमिकल निकलेगा वो सब कैटिकोलामाइन कहलाता है। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। देखो मेडुला के तो कोई पार्ट्स नहीं है, सिंपल है, लेकिन कॉर्टेक्स के ना 3 लेयर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले लेयर को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरे वाले को कहते हैं जोना फेसिकुलेटा और तीसरे को कहते हैं जोना रेटिकुलालिस। ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलालिस, 3 लेयर हो गए। अब
कॉर्टेक्स से दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एक हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा हार्मोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो पहला हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा हार्मोन है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, दो कैटेगरी हो गए। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसका एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन आएगा भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का कोई एग्जाम्पल बताओ। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का बेस्ट एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्वेश्चन आएगा कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो दो हार्मोन तुम्हें पढ़ने हैं, एक ग्लूको और एक मिनरेलो। ग्लूको का एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, मिनरेलो का एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है ये करता क्या है। तो ध्यान से देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म देखता है। मतलब तुम जो खाना खाते हो उसमें चावल, रोटी, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैगी, नूडल्स जो भी खाओगे इन सब में होता है कार्बोहाइड्रेट। तो वो कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होगा, उस कार्बोहाइड्रेट से शुगर कितना निकलेगा, तो ये सारा फंक्शन इनका है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारे किडनी का हेल्थ, एंटी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब होता है कहीं भी बॉडी में कोई चोट चपेट लगता है या कोई भी ऐसा दिक्कत होती है तो बॉडी में सूजन हो जाता है, रेड हो जाता है, तो उसको रोकने का काम एंटी इन्फ्लेमेशन। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है ताकि तुम्हारा इम्यूनिटी बहुत अधिक रिस्पॉन्स ना करे, यानी बॉडी को सुरक्षित रखता है। और आरबीसी का फॉर्मेशन इंक्रीज करता है, कौन, कॉर्टिसोल। ठीक है, तो कहीं कहीं कुछ चीजों के लिए ये अच्छा भी है लेकिन कहीं कहीं कुछ चीजों के लिए खराब भी होता है, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। आप में से किसी को पता है ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? चलिए इसको समझाते हैं। देखो होता क्या है, हमारे बॉडी में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक इंसुलिन और एक ग्लूकेगॉन। ठीक, तो जब आप शुगर खाते हो, एक्स्ट्रा शुगर जब ब्लड में होता है तो उस ब्लड के एक्स्ट्रा शुगर को इंसुलिन बना देता है ग्लाइकोजन। ठीक है, और फिर जब बॉडी में शुगर की कमी होती है तो उस ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ग्लूकेगॉन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन बनने को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और जब ये टूटता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, और ये होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है जब अदर चीजों से ग्लूकोज बनना शुरू होता है, बॉडी में प्रोटीन से, फैट से, है ना, ग्लाइकोजन के अलावा किसी और चीज से अगर ग्लूकोज बन रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पे लिपिड से, प्रोटीन से, है ना, बॉडी में लिपिड को तोड़कर, प्रोटीन को तोड़कर अगर ग्लूकोज बनाए जाने लगे तो उसके लिए हम टर्म लगते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, रेस्पिरेशन में ये डिटेल में है, वहां पे हम लोग जब लोग रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहां पे रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म है, वहां पे बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो वहां पे इसको लिंक किया जाएगा टॉपिक को। ये सेल के अमाइनो एसिड के अपटेक को कम करता है, यानी सेल को ये अमाइनो एसिड कम पहुंचाता है ये कॉर्टिसोल, जिसकी वजह से सेल अमाइनो एसिड कम यूटिलाइज कर पाएगी। थोड़ी सी साइंटिफिक बातें हैं, तो आपसे पूछा जाएगा भाई कॉर्टिसोल क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किडनी का हेल्थ, एंटी इन्फ्लेमेशन, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, आरबीसी को बढ़ा देना, सेल में अमीनो एसिड का फंक्शन यूटिलाइजेशन और यूज कम कर देना, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस को बढ़ा देना जिसको हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इतने काम होते हैं कॉर्टिसोल के। एग्जैक्टली हम लोग कॉर्टिसोल बेसिकली ना स्ट्रेस के टाइम पे भी निकलता है, तो इसलिए इसको स्ट्रेस भी कह सकते हैं। जब कोई बहुत टेंशन में होगा तो इन सब चीजों से ग्लाइकोनियोजेनेसिस शुरू हो जाएगी। दूसरा जो है ना वो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये क्या करता है, देखो जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है ये बेसिकली मिनरल पे काम करता है। तो ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, वाटर और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, वाटर और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जबकि पोटेशियम और फास्फेट के रीएब्जॉर्प्शन को घटा देता है। क्यों? क्योंकि ये पोटेशियम और फास्फेट को बॉडी से बाहर निकाल देता है और सोडियम वाटर को खींच लेता है, तो ये याद रखना। इसके साथ साथ एल्डोस्टेरॉन जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है ये रीनल ट्यूब्यूल में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर है, वो कितना होना चाहिए,
ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ये सब काम देखता है। अगर मिनरल्स गड़बड़ हो जाए तो ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो जाएगा, तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम हो गया। इसके अलावा कभी कभी जो मिनरलोकार्टिकॉइड्स है, जो एल्डोस्टेरॉन है, इनकी वजह से एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स निकलते हैं किडनी में ही। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स ये क्या करते हैं? ये एक्सियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स, फेशियल हेयर्स, जो बॉडी में हेयर्स होते हैं ना, एक्सियल पार्ट्स में, प्यूबिक पार्ट्स में और फेशियल हेयर्स पे, उसको ये डेवलप कराते हैं, यानी प्यूबर्टी लाने का काम करते हैं मेल फीमेल में, तो उसमें ये थोड़ा सा वर्क करते हैं। तो पेपर में ना इसमें से काफी चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपको पूरा नहीं भी याद होता है तो थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिए, एकदम न जानने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत कुछ जाने। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए। मैंने बहुत सारे कठिन चीजों को, काफी टफ है ये, इसको बहुत आसान तरीके से कन्वर्ट किया है ताकि वन बोर्ड आप अच्छे से इसको समझ सको। आप नीट के स्टूडेंट हो, सीबीटी के स्टूडेंट हो, 11th-12th के स्टूडेंट हो, बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपका बोर्ड एग्जाम है, उन सब में कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन यही आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसको इतना आसान करके बताया है कि कोई भी स्टूडेंट आसानी से समझ सके। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉर्टेक्स तक बात कर ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेडुला के ऊपर। ठीक है, चलिए मेडुला की बात करते हैं। देखिए, मेडुला में अगर ध्यान से देखा जाए तो मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन होती है एड्रेनालिन, इसी का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन, और दूसरी हार्मोन होती है नॉर एड्रेनालिन, जिसका दूसरा नाम होता है नॉर एपिनेफ्रिन। सेम चीज, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये हार्मोन्स तब निकलते हैं जब कोई बहुत स्ट्रेस में हो, कोई इमरजेंसी का सिचुएशन हो, ऐसी स्थिति हो जिसमें आपको या तो लड़ना पड़े या तो भागना पड़े। इसलिए इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है, या फिर ये भी पूछेगा कि लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन किसे कहते हैं? तो इन्हीं को हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये जीवन की रक्षा वाले हार्मोन है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये काम करते हैं। आप जा रहे हो, पीछे से शेर आ गया तो आप भागने लगोगे, तो वो जो सडन एनर्जी है वो यही ला करके आपको देगा। ठीक है, ये बॉडी की अलर्टनेस को बढ़ाता है, प्यूपिलरी डायलेशन को बढ़ाता है, प्यूपिल्स, आंखों में जो प्यूपिल्स होते हैं ना, उसको डायलेट करता है। पॉइलो इरेक्शन कराता है। पॉइलो इरेक्शन मतलब रोएं, जैसे कोई डर जाता है तो रोएं खड़े हो जाते हैं ना, लोग कहते हैं अरे रोएं खड़े हो गए, तो वो डरने वाला काम। ठीक है, स्वेटिंग, बॉडी से पसीना आने लगना, हार्ट बीट को बढ़ा देना, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देना, रेस्पिरेशन को बढ़ा देना। तो ये बेसिक सा बात है। आपने सांप को देखा तो क्या हुआ? आपका हार्ट बीट बढ़ गया, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन तेजी से होने लगा, दिल धक धक करने लगा, रेस्पिरेशन का रेट तेज हो गया, अलर्टनेस बढ़ गई, प्यूपिल डायलेट हो गया, है ना, रोए खड़े हो गए, पसीना आने लगा। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? फाइट एंड फ्लाइट के, है ना। अब या तो आप सांप से लड़ेंगे या तो आप भागेंगे। अब बुद्धिमान होगा तो भाग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसी टाइम पे बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करता है? जो बॉडी में स्टोर ग्लूकोजन है उसको तोड़कर ग्लूकोज बनाता है, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और ये लिपिड और फैट से भी ग्लूकोज बनाता है। तो कहने का मतलब ये दो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं, एड्रिनल के, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो काफी सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इसको आराम से समझ समझ करके याद कीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए, तो हम लोग इसके आगे फिर डिस्कस करते हैं। 98% एंड 2%। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि एड्रिनल कैसे काम करता है। आपको बताया कि एड्रिनल क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, मेडुला क्या होता है। अब हम लोग पहुंच गए पेंक्रियाज पे। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस बताया, तो यहाँ पे उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। देखो बेसिकली होता क्या है, जो पेंक्रियाज होता है, हम लोगों ने ग्लैंड पढ़ते समय आपको बताया कि जो पेंक्रियाज होता है इसको हम बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, है ना, याद है ना सबको। तो पेंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट और इंडोक्राइन पार्ट दोनों होता है। ठीक, एक्सोक्राइन क्या होता है? जो एंजाइम निकालता है। तो पेंक्रियाज में क्वेश्चन आएगा कितना प्रतिशत भाग एंजाइम निकालता है? तो मेजर पोर्शन,
98% पार्ट इसका एंजाइम वाला है। लगभग 98% पार्ट जो है वो एंजाइम निकालता है, ठीक है। जबकि केवल 1 से 2% भाग इसका इंडोक्राइन पार्ट होता है जो कि हार्मोन्स निकालता है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, 98% और 2%। अब एंजाइम वाला पार्ट हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, हम लोगों को हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तो जो इंडोक्राइन है यहां पे इसके अंदर होते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये क्वेश्चन आता है कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां पाए जाते हैं, तो बोलेंगे कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं, 2%। इनकी संख्या कितनी होती है, नंबर कितने होते हैं टिश्यू के पैंक्रियाज में, 1 से 2 मिलियन। तो कॉमन सी बात है 98 मिलियन होगा, है ना। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। मेनली तुम्हें तो ही पढ़ना है, होती है गामा भी है, डेल्टा भी है, तो वो सब बाद में, ठीक है। अभी तुम्हें ये दोनों जानना है, तुम्हारे एग्जाम में ये दोनों पूछा जाएगा। अल्फा सेल्स जो होती हैं ये निकालती हैं ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन, और बीटा सेल निकालती हैं इंसुलिन नाम का हार्मोन, ठीक है। अब समझो ध्यान से, जो ग्लूकेगॉन होगा ये ग्लूकोज बढ़ाता है। ग्लूकेगॉन का काम है ग्लूकोज बढ़ाना, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। और इसकी वजह से जो बॉडी में सिम्टम्स आते हैं उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो पेपर में आएगा कि भाई हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन किसे कहते हैं, तो ग्लूकेगॉन को, ठीक। ग्लूकेगॉन कैसे शुगर बढ़ाता है, तो मैंने अभी बताया ये बॉडी में शुगर बढ़ाने वाले 2 प्रोसीजर करता है, एक ग्लूकोजेनोलाइसिस, एक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये याद रखना है, ग्लूकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर किसी इंसान के अंदर ना लगातार ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, सपोज करो उसका शुगर हमेशा बढ़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। जिससे उसके बॉडी में, उसके यूरिन में शुगर आना शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने किडनी में पढ़ा था इसको। उसके यूरिन में कीटोन बॉडीज आने शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से वो बहुत बीमार हो जाएगा। तो डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट को इंसुलिन देकर के ट्रीट किया जा सकता है। कैसे, क्यों इंसुलिन देंगे, देखो इंसुलिन क्या करता है, हाइपोग्लाइसेमिक है, ये शुगर को कम करता है। तो भाई शुगर बढ़ा है तो कम कराना होगा, तो शुगर को कम करता है कौन, इंसुलिन, है ना। ये ब्लड के शुगर को कम कर देता है। कैसे, ये सेलुलर अपटेक बढ़ा देता है। सेल को कहता है कि भाई तुम जल्दी जल्दी सारा शुगर यूज कर लो, तो सेल के सेल ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास, तुम्हारे लंच बॉक्स में ढेर सारा खाना रखा हुआ है और तुम उसको खा नहीं रहे हो, तो तुम्हारा लंच बॉक्स खाने से भरा रहेगा। वैसे ही ब्लड जो है शुगर से भरा हुआ है। अब तुम अगर अपना अपटेक बढ़ा दो, तुमने अपने लंच बॉक्स से बहुत सारा खाना खाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा जो लंच बॉक्स है वो धीरे धीरे खाली हो जाएगा। वैसे ही जब सेल्स ग्लूकोज को यूज करेंगे, बर्न करेंगे, एनर्जी निकालेंगे, तो क्या होगा, जो शुगर है उसका अमाउंट धीरे धीरे घट जाएगा। इंसुलिन ये करता है। तो इंसुलिन जो शुगर घटाता है उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और ये बढ़ाता है तो उसको ये बोलते हैं, ठीक है। पूछेगा अल्फा सेल या ग्लूकेगॉन कहाँ काम करता है, लिवर सेल पे काम करता है जिसको हिपैटोसाइट्स कहते हैं। इंसुलिन कहाँ काम करती है, ये भी हिपैटोसाइट पे काम करती है, और एडिपोसाइट पे, एडिपोज टिश्यू जहाँ पे बॉडी में फैट वैट स्टोर होता है, पता है ना, एडिपोज में फैट स्टोर होता है, तो एडिपोज टिश्यू और हिपैटोसाइट टिश्यूज पे ये काम करते हैं। अब बहुत से बच्चों को ना ये बात नहीं समझ आई होगी कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है। तो उसका एक सिंपल सा चार्ट हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। मान लो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, ध्यान से देखना जो बता रहे हैं। मान लो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ गई, ठीक है। मान लो 100 होना चाहिए, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 100 नहीं होता है और कम होता है। मान लो 100 होना चाहिए और 100 से ज्यादा हो गया, तो इंसुलिन क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देगा, ठीक है। ग्लूकोज को क्या बना दिया, ग्लाइकोजन, और आपका ग्लूकोज यहाँ पे हो गया कम। तो ये काम किसने किया, इंसुलिन ने। अब इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है ग्लूकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। देखो यही यहाँ लिखा हुआ है। तो इंसुलिन शुगर घटा रहा है, ब्लड ग्लूकोज घटा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस।
और अगर मान लो कि शुगर की मात्रा कम हो गई, दिक्कत हो गया, भी बढ़ाना है, तो ऐसे में इसी स्टोर ग्लाइकोजन को, जो ये स्टोर है ग्लाइकोजन, इसको बढ़ा देता है कौन? ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यहां देखो लिखा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और कभी कभी ग्लाइकोजन के अलावा अगर फैट से, लिपिड से, है ना, या प्रोटीन से, या किसी और चीज से ग्लूकोज बढ़ा दिया जाए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये देखो यहां लिखा है। तो इसलिए कहा गया कि ग्लूकेगॉन ग्लूकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों कराता है, जबकि इंसुलिन ग्लूकोजेनेसिस कराता है। आई होप कि ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत सिंपल करके बताया है, ठीक है। वीडियो को अपने हिसाब से क्वालिटी मेंटेन करके, स्पीड मेंटेन करके, बढ़िया से नोट्स बना करके पढ़िएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बहुत इजी करके मैंने पढ़ाया है, कठिन से कठिन चीजों को बहुत आसान करके बताया है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। 3। तो अभी तक हम लोगों ने पैंक्रियास के बारे में पढ़ा, अब हम लोग चल रहे हैं गोनैड पे पढ़ने, ठीक है। एक एक करके सारे ग्लैंड हमने पढ़े। हम लोगों ने सबसे पहले हाइपोथैलेमस पढ़ा, उसके बाद पीनियल पढ़ा, फिर पिट्यूटरी पढ़ा, फिर थायराइड पैराथायराइड पढ़ा, उसके बाद थाइमस पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एड्रिनल पढ़ा, ठीक। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोनैड। देखो गोनैड जो होता है ना, इसमें टेस्टिस और ओवरी दो होते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। देखो टेस्टिस जो होता है ये मेल में पाया जाता है। तो टेस्टिस इज द मेल सेक्सुअल ऑर्गन। अब दो तरह के ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन और ये पूरा जो रिप्रोडक्शन है, ये हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। यहां हमें पढ़ना ये है कि जो टेस्टिस है उसका इंडोक्राइन फंक्शन क्या है। तो जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस होता है, स्क्रोटल बैग के अंदर 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, ठीक है। तो एक को मैंने यहां दिखाया है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और ये कई सारे काम करते हैं, उनमें से एक फंक्शन इंडोक्राइन भी है, ठीक। तो इंडोक्राइन फंक्शन इनका क्या है, ये हार्मोन निकालते हैं। तो थोड़ा हमें पहले टेस्टिस समझना पड़ेगा। जो बच्चे टेस्टिस नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, और जो जानते हैं तो अच्छी बात है। टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे लोब्स होते हैं, जिसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्स। नियर अबाउट 300, 300-350 होता है। हर लोब्स में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 से 3, ठीक है। 1 2 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसी को समझना है। देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सर्टोली सेल और एक होता है प्रीमोडियल जर्म सेल, जिसको तुम कहते हो स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है ये स्पर्म बनाता है, तो ये तो स्पर्म का फंक्शन हो गया भाई। अभी इस पे हम लोगों को फोकस नहीं करना है। तो सेमनीफेरस के अंदर दो चीजें, एक ये और एक ये, और बाहर में होता है लिडिक सेल, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर 3 चीजें हो गई, मोटा मोटा कर देखें तो प्रीमोडियल जर्म सेल, सर्टोली सेल और लिडिक सेल। तो हमारी जो कहानी है ना, वो लिडिक सेल पे घूम रही है। जो लिडिक सेल होती है, इसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है। तो इंटरस्टिशियल सेल जो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है, ये निकालता है एंड्रोजन नाम का हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन नाम का हार्मोन। मेनली इसको लोग टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, छोटे क्लास में टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, ठीक है। तो तुम्हें एग्जाम में तुमसे यही पूछेगा, तो तुम्हें यही याद रखना है, ठीक है। अब जो ये टेस्टोस्टेरॉन है या एंड्रोजन है, ये करता क्या है? यही मेल हार्मोन है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई मेल हार्मोन का नाम बताओ, तो यही है मेल हार्मोन। ये करता क्या है? मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल जेनाइटेलिया। मेल जो जेनाइटल पार्ट होता है, तो मेल का जो जेनाइटल पार्ट होता है उसको मैच्योर करना, उसको फंक्शन कराना। बॉडी का मस्कुलर ग्रोथ, है ना, लड़कों में जब ये हार्मोन निकलेगा तो मसल्स के ग्रोथ होने शुरू हो जाएंगे। फेशियल हेयर्स, एक्सियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स, है ना, तो हेयर डेवलपमेंट हो गया। एग्रेसिवनेस, नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, ठीक है। और आवाज थोड़ी सी लो पिच की हो जाएगी, है ना, भारी आवाज हो जाएगी। और स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, गैमेट्स बनवाना शुरू करेगा।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल करता है, और जो एंड्रोजन है वो सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये एनाबॉलिक रिएक्शंस कराता है, मतलब सिंथेसिस कराना शुरू करता है किसका, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल करता है, सिंथेसिस करता है शरीर में। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, इनमें से कौन सा हार्मोन कंट्रोल कराता है? तो एक तो एड्रिनल वाले हार्मोन थे और एक ये वाले हार्मोन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो हम लोग बात करते हैं फिर फीमेल के ओवरी के बारे में। ओवेरियन फॉलिकल। अभी हम लोग बात कर रहे हैं फीमेल के ओवरी के बारे में। तो फीमेल में ओवरी जो है वो मेन ऑर्गन होता है, सेक्सुअल ऑर्गन, और ये हॉर्मोन्स भी निकालता है। तो थोड़ा इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, फीमेल में वन पेयर ऑफ ओवरी होते हैं, एब्डोमेन के अंदर होते हैं, ये पेल्विक कैविटी के अंदर। जो ओवरी होता है वो थोड़े से ऑलमंड शेप में होता है। तो ओवरी का डायमेंशन, ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोग रिप्रोडक्शन में देखते हैं, बट अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ओवरी को जब तुम देखोगे तो इसमें बाहर बाहर का जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये कॉर्टेक्स होता है, और अंदर का जो पोर्शन होता है इसको मेडुला कहते हैं। और कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों को मिला दोगे पूरा कंबाइन, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रोमल टिश्यू कहलाता है। ठीक है, मतलब कि तुम ये समझो कि ये जो मार्कर है, इसकी जो बाहर की बॉडी है वो प्लास्टिक है, और अंदर इसके अंदर कॉटन होगा। तो प्लास्टिक की बॉडी को कॉर्टेक्स समझो, अंदर के कॉटन को मेडुला समझो। ठीक है, और इस पूरे मार्कर को तुम स्ट्रोमा समझो। तो कॉर्टेक्स और मेडुला को मिला के स्ट्रोमा बनता है। ठीक, उसी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल, ये सारी चीजें होती हैं। अब जो ओवरी होती है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पहली बात। ठीक है भाई, ये करता क्या है, ये ओवुलेशन करता है। असल में ना फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एग्स बनना और एग्स निकलना, तो मेनली ये ओवम रिलीज करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका काम होता है ओवम बनाना, एग बनाना और उसको रिलीज करना। एक तो ये हो गया। इसी दौरान ओवरी दो फीमेल हार्मोन्स भी जनरेट कराता है। एक तो होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा होता है कॉर्पस ल्यूटियम। जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है, तो जो मैच्योर फॉलिकल होती है, ग्रेफियन फॉलिकल, वो आगे चल के बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और उसी कॉर्पस ल्यूटियम से हॉर्मोन्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो होता क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर बनती है, ठीक है, जिससे निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, और एक होता है एस्ट्रोजन। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई एस्ट्रोजन क्या करता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को मेंटेन कराता है, ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप कराता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाता है। फीमेल में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जैसे आवाज पतली होना, पिच जो है बढ़ा देता है, पिच ज्यादा होगा तो आवाज पतली हो जाएगी। मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट पे काम करता है। तो ये सब एस्ट्रोजन का काम है। जबकि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये बेसिकली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, मेमोरी ग्लैंड को मेंटेन करता है। मेमोरी ग्लैंड में अल्वियोलाई का फॉर्मेशन कराता है। असल में ना अल्वियोलाई जो होती है, ये अल्वियोलाई क्या करती है, अल्वियोलाई का काम होता है मेमोरी ग्लैंड में मिल्क स्टोर करना। तो जितना ज्यादा अल्वियोलाई होगा उतना ज्यादा मिल्क बनेगा और उतना ज्यादा मिल्क स्टोर होगा। तो ज्यादा से ज्यादा मिल्क बनाना और ज्यादा से ज्यादा मिल्क स्टोर करना, ये काम अल्वियोलाई का होता है। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन मिल्क सिक्रीशन भी कराता है। तो फीमेल में ना प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं जो काम करते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें एक चीज और जानना है हमें। देखो, ओवरी के बारे में और टेस्टिस के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ हमें केवल इसका हार्मोनल एस्पेक्ट देखना है। ठीक है, तो केवल हार्मोनल एस्पेक्ट को आप अच्छे से याद करिए, इससे सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के बनेंगे। तो इसको नोट कीजिए, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। बाय। तो हम लोग अभी तक बात किए सारे ग्लैंड्स के बारे में। जब हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग की थी, चैप्टर की शुरुआत की थी, तो आपको बताया था कि कुछ ऐसे ऑर्गन भी हैं जैसे हार्ट, लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक,
जो इंडोक्राइन नहीं है बट इनसे भी कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं, तो अब हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो इंडोक्राइन नहीं है बट दे कैन प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। तो पहला एग्जांपल है हार्ट। देखो, जब भी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, तुमने किडनी पढ़ा है, तुमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, तो हम लोगों ने जब किडनी पढ़ा तो हमने देखा कि किडनी में कई ऐसे फंक्शंस थे जहां ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। तो उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए हार्ट के वॉल से एक केमिकल निकलता है, डेट इज कॉल्ड एएनएफ। ये हार्मोन की तरह काम करता है। इसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है, ये क्या करता है, हार्ट के वॉल्स को रिलैक्स करके, वेसल्स को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है जेजी सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। ये भी हमारे किडनी में होता है। तो इससे एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक केमिकल निकलता है। ये एरिथ्रोपोइटिन बॉडी में एरिथ्रोपोइसिस कराता है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है शरीर में आरबीसी का फॉर्मेशन, शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन, शरीर में खून का निर्माण। ठीक है, इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टिबुलर ट्रैक्ट, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। हालांकि डाइजेशन अभी 2023-24 के सिलेबस में तो हटा हुआ है, फिर भी हार्मोन वाले पार्ट में ये चीज है, तो आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा कि कोई चीज पूरी तरह से नहीं हटी, उसका कोई ना कोई लिंक बायो के किसी न किसी चैप्टर में जरूर है, तो घूम फिर करके आपको उसका नॉलेज चाहिए, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, यहां से निकलता है गैस्ट्रिन हार्मोन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, बॉडी में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन नाम का जो एंजाइम है उसको इंक्रीज कर देता है ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा हो। तो तुम्हें सीधा सीधा याद करना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिन निकलता है जो HCl और पेप्सिनोजन को इंक्रीज कर देता है। इसी तरह से सिक्रेटिन निकलता है जो पेंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट पे काम करता है और वाटर और बाइकार्बोनेट के रिलीजिंग को भी बढ़ा देता है। इसी तरह से कोलिसिस्टोकाइनिन CCK, ये पेंक्रियाज और गाल ब्लैडर दोनों पे काम करता है। गाल ब्लैडर से बाइल निकलवाता है, और हम सब जानते हैं कि बाइल जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। तो फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए बाइल बहुत जरूरी है और उसके लिए CCK जरूरी है। इसी तरह से जब तुम्हारा डाइजेशन हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, तो एक समय ऐसा होता है जब सारा खाना पच गया। तो जब हमारा सारा का सारा खाना पच जाता है, ऐसी स्थिति में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GIP, GIP। ठीक, इनहिबिन बोलते हैं इसको, इनहिबिन पेप्टाइडेज। तो ये क्या करता है GIP, ये बॉडी के सारे जो डाइजेस्टिव के प्रोसेस है इसको स्लो करेगा। इसी तरह से बॉडी में कई अननोन टिश्यूज हैं जिसको हम कहते हैं नॉन इंडोक्राइन टिश्यू। ये जो नॉन इंडोक्राइन टिश्यू है, इससे ग्रोथ फैक्टर निकलता है जो सेल की रिपेयरिंग, डैमेज को ठीक करना, चोट चपेट की मरम्मत करना, ग्रोथ करवाना, इन सब पे काम करता है। ठीक है, तो ये इंडोक्राइन पार्ट्स नहीं है बट इंडोक्राइन जैसा काम करते हैं, इसलिए हमको इसको याद रखना है। नोट कीजिए। तो दो तीन बातें और हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया हार्मोन्स पे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन। देखो, हार्मोन्स के कई सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। हार्मोन्स का जो केमिकल नेचर होता है उस हिसाब से, जिसको हम प्रोटीन, आयोडीन, अमीनो एसिड्स, स्टेरॉइड ऐसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहला होता है पेप्टाइड, जो कि तुम प्रोटीन भी कह सकते हो, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी। तो बेसिकली जो इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, या ट्रिक समझो, पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं या हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं, ये सब प्रोटीन रिलेटेड होते हैं। जिसको तुम प्रोटीन बोलो, पॉलीपेप्टाइड बोलो, पेप्टाइड बोलो, बात एक ही है। इसी तरह से थायराइड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो सब कहलाते हैं आइडोथायरोथ्रिन कैटेगरी के। सिंपल एकदम, थायराइड से सिंपल। अमीनो एसिड डिराइव्ड कहते हैं इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन जो होता है वो अमीनो एसिड से बना हुआ है। और स्टेराइडल हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिव, दैट इज कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन। ये सब जो है वो स्टेराइडल हार्मोन है। तो तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन सा हार्मोन स्टेराइडल है, इनमें से कौन सा हार्मोन प्रोटीन वाला है, इनमें से कौन सा हार्मोन अमीनो एसिड वाला है,
इनमें से कौन सा हार्मोन आयोडीन वाला है, तो जैसा पूछेगा वैसा हम लोग एग्जाम में इसको बताएंगे। ठीक है, फटाक से नोट कीजिए। तो अब बताते हैं कि हार्मोन काम कैसे करता है। न्यूक्लियस, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हार्मोन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। अब बात आती है कि हार्मोन बॉडी टिश्यू या टारगेट सेल में काम कैसे करते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, स्टेरॉयड हार्मोन का फंक्शन अलग होता है और आयोडीन हार्मोन, अमीनो हार्मोन और प्रोटीन के हार्मोन का फंक्शन अलग होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हार्मोन जो है वो दो तरह से काम करते हैं। हार्मोन को किसी भी टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन में काम करना होता है। तो हर हार्मोन का स्पेसिफिक टारगेट होता है और उस टारगेट पे जाकर के वो अपनी ऑर्गन स्पेशलिटी यानी स्पेशल काम करते हैं। जो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि अगर आपको कोई मोबाइल खरीदना है तो आप एक टारगेट शॉप से खरीदोगे और आपका एक टारगेट होता है कि हम उसी मोबाइल को खरीदेंगे। सेम उसी तरह अब होता क्या है कि जो हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं वो या तो मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे, मतलब मान लो कोई सेल है, ठीक है, और उस सेल के मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे, ठीक। और दूसरा होता है कि सेल के अंदर, तो सेलुलर और इंट्रासेलुलर दो तरह के रिसेप्टर हो गए। उन दोनों के एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मान लो कि ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है या पहले सेलुलर रिसेप्टर देख लो, ठीक। ये रिसेप्टर ऐसा है जिसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये ओवरी है, ठीक। ओवरी पे कोई हार्मोन आ रहा है जिसका नाम है एफएसएच, जो कि प्रोटीन हार्मोन है। अब ये ओवरी के पास प्रोटीन हार्मोन आया, तो मैंने बताया कि आपको कि प्रोटीन के, थायराइड के, आयोडीन के और अमीनो एसिड के जो रिसेप्टर्स हैं वो मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो ये मेम्ब्रेन पे देखो रिसेप्टर है, जैसे ही हार्मोन आया मेम्ब्रेन से जुड़ा, तो मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है उसने बना दिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बना दिया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक। अभी जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है इसमें हार्मोन सीधे इंटर नहीं करता, यहां हार्मोन सेल के अंदर कुछ मैसेजिंग सिस्टम करता है, वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है, सीधे हार्मोन अंदर जाके काम नहीं करता, है ना। सेलुलर के केस में हार्मोन सीधे अंदर जाके काम नहीं करता, वो सेकेंडरी साइक्लिक मैसेंजर जनरेट करता है। तो देखो जैसे ही रिसेप्टर बना, यहां पे रिस्पॉन्स 1 हुआ और जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर हुआ। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई किसी में हार्मोन का रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे है तो क्या वो हार्मोन अंदर जाएगा? बोलोगे नहीं, हार्मोन तो मेम्ब्रेन पे ही रह गया, उसने सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट किया। जो सेकेंडरी मैसेंजर होगा वो साइक्लिक एएमपी होगी, कैल्शियम होगा या आईपी3 होगा, ठीक है। अब ये बॉडी में बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा और जो भी उसका फंक्शन है सेल का वो होगा। जैसे मान लो ये एफएसएच है, तो एफएसएच ने साइक्लिक मैसेंजर जनरेट किया जिसकी वजह से बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ। और एफएसएच का काम क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये ओवरी के फॉलिकल्स को ग्रोथ कराएगा जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल ये सब बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2। मान लेते हैं कि ये जो है कोई स्टेरॉइडल हार्मोन है, ये कोई स्टेरॉइड है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, कॉर्टिसोल। तो उनमें से हमने किसी एक को ले लिया, एस्ट्रोजन को ले लिया। अब मान लो एस्ट्रोजन एक स्टेरॉइडल है तो इसके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं, सेल के अंदर। अब ये न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर है, तो ये हार्मोन सीधे इंटर कर गया न्यूक्लियस के अंदर, ये देखिए सीधे अंदर आ गया, कोई प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है ना। तो यही अंतर है जो एग्जाम में पूछेगा। तो ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन होता है वो सीधे इंटर कर गया न्यूक्लियस के अंदर और इसके जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। तो इसके रिसेप्टर जो न्यूक्लियस के अंदर है, इन्होंने इसके जो हार्मोन्स है उसको रिसेप्ट किया और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा जीनोम के ऊपर। मान लो ये भाई एस्ट्रोजन था तो इसका काम है टिश्यू ग्रोथ कराना, तो ये देखो डीएनए पे गया, डीएनए को बोलेगा भाई आप एमआरएनए बनाइए, है ना। अब जो एमआरएनए है उससे प्रोटीन बनता है, भाई सेंट्रल डोग्मा हमने पढ़ा है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है और ये जो प्रोटीन है ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कराएगा जिसकी वजह से टिश्यू का ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होगा।
इस तरीके से सारे हार्मोन काम करते हैं, या तो रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे होगी या तो रिसेप्टर सेल के अंदर होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से हमारे हार्मोन्स फंक्शन करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने कठिन से कठिन टॉपिक को भी बहुत आसान करके आपको बताया है, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी उसको सीख सके और जो तेज स्टूडेंट है उनका रिवीजन हो सके। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के जितना मैंने पढ़ाया है उसी के अंदर से आएंगे। आप पीवाईक्यू मिला सकते हो, आपको पूरा ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीयूईटी के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, आपका पूरा पेपर इसी पे डिपेंड है। मैंने चीज़ों को बहुत आसान करके बताया है। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, क्वालिटी आप वीडियो का मेंटेन कर सकते हो, स्पीड आप मेंटेन कर सकते हो। पहले वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, फिर इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ। कोई कंफ्यूजन होता है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में जा करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।